हेलो मेरी जान, जय हिंद। वेलकम टू प्यार इज द फ्यूचर एकेडमी। हम आ गए हैं दोबारा आपके साथ, आपके बीच लेकर मैथ की श्रृंखला को। तो कल तक हम लोगों ने लगभग एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को भी कर लिए थे, और वो जो आपको डॉक्टर बनाया था याद होगा, जांच भी हम लोगों ने कर लिया था। अब थोड़ा सा उसके आगे के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आज है हमारे सामने। हम लोग कहाँ थे? ये कर लिए थे 510 92, 336 54 भी हो गया था। हाँ, यहां से क्वेश्चन नंबर 3 से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोगों को सॉल्व करना है आगे का। तो देखते हैं। ये बच्चा एनसीईआरटी चल रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी का ये 1.1 है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ये है, यही सब लोग सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस वही है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। मेथड कौन सा रहेगा? अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, देखते हैं। तो सॉल्व करना है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हमको नेक्स्ट पेज में मिलेगा। देखिए नेक्स्ट पेज में कौन सा क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा। चलिए इसको देखते हैं और कैसे सॉल्व होगा उसके बारे में बात करते हैं। संख्या कौन कौन सी दी है? 12 है, 15 है और 21 है। तीन संख्या हमारे सामने हैं, 12, 15, 21। क्या करना है इनका भाई साहब? इनका निकालना है हमको एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? विधि है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, तो सबसे पहले इसका करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे? गुणनखंड। आओ करते हैं, छोटे छोटे नंबर है, नन्हे मुन्ने से आप बिल्कुल आप लोगों की जैसे हैं, तो करो। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। कितनी बार में? 6 बार में। फिर ये 2 से डिवाइड होगा कितनी बार में? 3 बार में। ये किससे डिवाइड होगा? 3 से कितनी बार में? 1 बार में। हो गया डिवाइड। तो इसका मतलब 12 का हमने कर लिया, 15 का भी कर लो भाई, नहीं बुरा मान जाएगा। 15 का करेंगे तो ये किससे डिवाइड होगा? 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। 21 है, 21 को भी करो कितनी बार में? 3 से कटेगा 7 बार में, 7 से कटेगा 1 बार में। सही है, बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। तो इसको लिखने का तरीका हमारा वही रहेगा, हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। लिखने का तरीका वही, कैसे? देखो कलर चेंज करते हैं, मजा आता है इसमें। 12, 15 और 21 का क्या निकालें? पहले एलसीएम के एचसीएफ, कुछ भी निकाल लें, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ किसका निकालना है भाई? 12, 15 और 21 का। तो फिर वही मैं जो बात पूछ रहा हूं उस चीज को ध्यान से रखिएगा। एचसीएफ में मेरी जान हमेशा आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों में कॉमन हो। क्या ढूंढना है? जो तीनों में कॉमन है। तो कहिए सर पहले इसको लिख तो लीजिए फिर कॉमन देखिए। चलो लिखते हैं। तो अगर इसको लिखेंगे, साइड में ही लिख लेते हैं, इधर यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, देखो 2 कितनी बार है? 12 का करेंगे तो 2 कितनी बार है? 2 है बच्चा हमारा 2 बार। 3 कितनी बार है? 3 हमारा है 1 बार। समझ में आ गया? 2 हमारा 2 बार है, 3 हमारा 1 बार। इतने करके इसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए कह देते हैं भाई रेस्ट कर ले। हाँ रुको, आते हैं तुम्हारे में दोबारा। आगे 15 का करेंगे। सॉरी ये तो, हाँ ठीक तो है, क्या कर रहे हैं? ओहो, ओके ऐसे करते हैं ना। अभी तो पहले अभाज्य गुणनखंड लिख ले, फिर उसके बाद ही तो करेंगे। ये देखो ऐसे, ये है न्यू इंडिया टेक्निक, देख रहे हो इरेज करने की। आओ 12 का करते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आया है कितना? 2 की पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। 15 का भी लिखिए। 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा? 3 गुणे 5। 1 सेकंड रुकिएगा जरा, फोन आ रहा। हेलो हेलो जी,
अभी वालेकुम सलाम, क्लास में है अभी। पंद्रह का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणे 5। ऐसे 21 का निकालिए। 21 का अभाज्य गुणनखंड 21 का आप लोग करेंगे तो 21 में देखिए 3 गुणे 7, 3 गुणे 7, सबका घात लगा दो। 15 के देखेंगे तो 15 में 3 गुणे 5 है, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है। 21 का भी देखेंगे तो इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, सबकी घात 1 ही है। ठीक है, तो अब एलसीएम निकालेंगे इनका। 12, 15 और 21 का पहले निकालेंगे हम लोग HCF। क्या निकालेंगे? HCF। अब HCF में देखो ध्यान से, HCF में क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है ना। देखो क्या होगा इसमें, हम इसमें देखते हैं ऐसी संख्या जो कॉमन होती है। किसमें कॉमन होती है? अगर 2 संख्या होती तो 2 में देखते, यहां पे 3 संख्या है तो तीनों में देखना पड़ेगा। ओके, तो इसमें आपको यह देखना है इन तीनों का गुणनखंड में जो आया है इनमें कॉमन कौन सा है, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है। तो देखो 2 यहां है, आप कहेंगे हाँ सर है, तो 2 यहां है, नहीं है, छोड़ देते हैं। 3 यहां है, हाँ 3 है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, मतलब 3 हमारे मतलब की चीज है कि नहीं। तो क्या करें, हम 3 को लिख दें? लिख देते हैं। आप लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर बड़े मतलबी हैं, 2 की जरूरत नहीं थी तो 2 को बेचारे को छोड़ दिए, और 3 की जरूरत है तो लिख देते हैं। क्या करें बच्चा, टाइम ही ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो जो हमारे मतलब की चीज है उसको रखते हैं, बाकी हटा देते हैं। और ये नेचर भी है, जिसकी जरूरत है उसको रखो, बाकी साइड करो। आगे देखो, देखो 3 तीनों में लिख दिए। अब देखो ध्यान से अगर देखेंगे 2, 5, 7, इसके 3 के अलावा 2, 5, 7 ही है, लेकिन 2, 5, 7 बच्चा सब में नहीं है। 2 देखो पहली वाली संख्या में है लेकिन ना तो दूसरे में है ना तो तीसरे में है। 5 दूसरे में है लेकिन तीसरे में नहीं है और पहले में नहीं है। 7 की भी यही कहानी है, तो बस सबको छोड़ देते हैं। तो इसका जो HCF आ गया है 3। अब 3 की हम घात देखेंगे, 3 की हम घात देखेंगे, और HCF में घात हमेशा छोटी वाली होती है। तो सभी की घात तो बराबर ही है, छोटी बड़े से कोई मतलब ही नहीं। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 3 की घात 1 लगाएंगे। 3 की घात 1 का मतलब कितना होगा बच्चा? 3 होगा। ठीक है, आगे चलो। अब इसका निकालेंगे हम लोग, HCF निकल गया तो क्या निकालेंगे? LCM। 12, 15 और 21 का LCM बराबर निकालो। कैसे निकलेगा? वैसे निकलेगा जैसे निकलता है। क्या है देखो, इसमें नई संख्याएं देखते हैं, नई चीजों में हमारा इंटरेस्ट होता है ना। तो देखो नई नई चीजें देखो, 2 यहां है, 2 लिख दिया, जितनी नई संख्या दिखी लिख दो। 3 यहां है, 3 भी लिख दिया, ठीक है भाई। 5 यहां है, 5 को भी लिख लो। और कौन सी नहीं है? 3, अरे नहीं 3 को लिख जाओ, पुरानी हो गई है। 7, 7 नया है, लिखो। अब क्या लगाएंगे? घात। अब डिग्री लगाएंगे, तो एलसीएम में डिग्री ज्यादा वाली लगती है, बड़ी वाली डिग्री लगती है। तो देखो 2 यहां है, 2 यहां भी है, यहां भी है, 2 यहां भी है, लेकिन घात इसकी कौन सी लगाएंगे? बड़ी वाली। तो 2 की घात हो जाएगी 2। 3 की घात बेचारी की 1 है, 5 की घात भी 1 है, 7 की घात भी 1। अब इनको करते हैं सॉल्व। तो 2 का मतलब 2 का मतलब 2 का पावर 2 का मतलब 4, 4 गुणा 3 में करेंगे, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 पंचे 60, और 60 का गुणा 7 में करेंगे 6 7 42। अच्छा, बड़ी शुभ संख्या आ रही है बच्चा। 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 का गुणा अगर 7 में करेंगे तो एक ऐसी संख्या मिलेगी जो बहुत ही शुभ संख्या मानी जाती है। ठीक है, तो ये 400, समझ गया ना, 420, ये बहुत ही शुभ संख्या मानी जाती है 420। तो 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चा? 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 420। अब थोड़ा एक इंपॉर्टेंट बात जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोगों ने इससे पहले जांच किया था, डॉक्टर आप लोगों को बनाया था, आप लोग बन भी गए थे खुशी खुशी। देखना किसी के घर में इंजेक्शन मत लगा देना कि आज हम पढ़ के आए, हम तो जांच कर लेते हैं, आओ चेकअप करते हैं तुम्हारा, लगा दो इंजेक्शन, निपट जाएगा इंसान। ठीक है,
केस वगैरह हो जाएगा, मत करना ऐसा। देखो करेंगे क्या, जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा अवेयर होकर। देखो हम लोगों ने सीखा था एक फॉर्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यह पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और हम इसमें चेक कर रहे थे कि अगर दो संख्या का हमने एलसीएम निकाला है और एचसीएफ निकाला है, दो संख्याएं हैं उसका हमने एलसीएम निकाल दिया और एचसीएफ निकाल दिया है, और जब रखते हैं तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करने पर और उनके एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने पर ये दोनों पक्ष बराबर आता है कि नहीं बराबर आता है? ये जो दोनों साइड है, दोनों साइड हमारी इक्वल आती है कि नहीं आती है? आप कहेंगे सर हाँ इक्वल आती है। इक्वल आएगी तभी आपका एलसीएम और एचसीएफ सही माना जाएगा, और इक्वल नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। किसमें गड़बड़ है? आपके डॉक्टर में बनने में, मतलब आपकी जांच करने में। समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, बताना क्या चाह रहे हैं वो मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर ये जो रूल है ना बच्चा, ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही सही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो से ज्यादा संख्या होगी, मतलब जैसे तीन संख्या होगी ये वाली, अब यहां पे ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो? ये वाला जो फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही वैलिड है। दो से ज्यादा संख्याएं होंगी, तीन होगी, चार होगी, उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तब क्या है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है। समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है? तो ये बात अपने नॉलेज के लिए चेक करिएगा, ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए वैलिड है, तीन संख्या रहेगी तो नहीं होगा। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा और ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, क्या आप जब ऐसा करेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, तो क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल आएगा कि नहीं? समझ में आ गया? और अब मैं तुम्हें बताता हूं, अगर 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 इक्वल आ गया, वैसे आएगा नहीं, अगर आ गया तो आप कह दीजिएगा, क्या कहेंगे आप अपने सोच के बताइएगा। जो भी लिखना होगा, जो भी लिखना होगा आप लोग अपने से लिख के बताइएगा, सर ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। थोड़ा सा एक्टिव आप लोग भी रहा करो, जहां पे जो चीजें बोला जा रहा है वो चीज किया करने की कोशिश किया करिए, ठीक है? सिर्फ सामने आप मोबाइल रख लेने से कुछ होगा नहीं, मोबाइल पढ़ लेने से, ईयरफोन लगाकर नहीं, पेन कॉपी लेकर बैठा करिए, जो कहा जाए उसको तुरंत किया करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, तो इस टाइप से ये वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट होता है। तो आप एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। हो गया भाई साहब? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कौन सा रहा? बहुत दूर चला गया, लाते हैं सेटल, रुक भैया आओ। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है भाई? देख लो ना, क्या है, बोलूं तभी। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है कि 17, 23 और 29, 17, 23, 29, इसका आपको निकालना है क्या एलसीएम और एचसीएफ। निकालते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। ये पहली बात तो हमको ये मेहनत कम कराएगा, तुमसे ज्यादा कराएगा। देखो कैसे, ध्यान से रखना। और देखो कुछ कुछ संख्याएं ना, इसको दिमाग में रखते जाओ, जो बातें कही जा रही है याद, इसीलिए याद करने वाली बातें होती है। देखो ये जो 17 है बच्चा, ये भी अभाज्य संख्या है। 17 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। अब मैंने अभाज्य संख्या आपको पिछले बताया हुआ है। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या किनको कहेंगे? ऐसी संख्याएं जिनको सिर्फ दो गुणनखंड होंगे। मतलब क्या है? मतलब यह है कि सर 17 जो है सिर्फ दो संख्याओं से डिवाइड होगा। किससे किससे डिवाइड होगा? 1 और 17 से। इसका मतलब 17 का अभाज्य गुणनखंड दो आ रहे हैं तो 17 अभाज्य संख्या हो जाएगी। सेम यही कहानी बच्चा 23 के साथ भी है, ये भी सिर्फ दो संख्याओं से कटेगी। यही कहानी 29 के साथ है, ये भी सिर्फ दो संख्याओं से कटेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब 17, 23 और 29 हमारी कैसी संख्याएं हो गई हैं? हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई हैं। तो अगर ये अभाज्य संख्याएं हैं तब, तो अभाज्य संख्याओं का जब एलसीएम निकालते हैं ना, ध्यान से ये पॉइंट याद रखना, डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन आया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर अभाज्य कभी पॉइंट में पूछा जा सकता है, कभी क्वेश्चन बन सकता है बच्चा। कैसे? देखो पहले समझो,
पहले इसको समझा के फिर मैं एक पॉइंट और बताऊंगा तुमको। देखो यहां पे लिखेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 17 का अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई 17 आ रहा है। ऐसे 23 का लिखिए, 23 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 1 × 23। 29 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 1 × 29। ठीक है, हमने कर दिया इसका। अब इसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे 17, 23 और 29 का एचसीएफ। देखो एचसीएफ क्या होती है? एचसीएफ वो होता है जो सब में कॉमन होता है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ सब में कॉमन होता है। तो कॉमन कौन सी संख्या है? देखो सभी में, देखो ध्यान से देखेंगे, सभी में सिर्फ एक ही संख्या है जो कॉमन है, विच इज 1। देखो एक यहां भी है, एक यहां भी है, एक यहां भी है, तो एक ही इसमें क्या हो जाएगा बच्चा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। मतलब 17, 23 और 29 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखो, अब निकालेंगे एलसीएम। तो लिखेंगे 17, 23 और 29 का एलसीएम बराबर। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में सर हमने ऐसा जाना है कि जो जो नई संख्याएं होती हैं उसको लिख देते हैं और उसके बाद घात जो है उनकी बड़ी वाली लगाते हैं। याद रख लो, बस ऐसे ही सोचा। कोई क्वेश्चन है उसको सोचो क्या करना। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम कैसे निकालते हैं? अच्छा, सर ने बताया था कि एलसीएम जब निकालते हैं तो जितनी नई संख्या है उसको लिख दो। लिख दिया, फिर क्या करना रहता है? फिर सर ने बताया था कि घात जो बड़ी वाली घात रहती है उसको लगा देते हैं घात, फिर गुणा कर देते हैं, आंसर आ जाता है हमारा। ये याद रखना ऐसे। तो इसमें क्या करेंगे? जितनी नई संख्या है लिख दो। एक आपकी नई संख्या है, लिख दो एक। 17 नहीं है, 23 भी बच्चा नया नया दिख रहा है, 29 भी नया नया दिख रहा है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, तो अब क्या है? अब है आपके लिए मेहनत का काम। मेहनत के लिए काम क्या है? देखो मैं एक बहुत बड़ा मेहनत करने जा रहा हूं। 1 का गुणा 17 में करूंगा 17 आएगा, मैं बता दे रहा हूं तुमको। 1 का गुणा 17 में करेंगे 17 आएगा। अब 17 गुणे 23 गुणे 29, ये छोटी सी बात है, इसको आप लोग बताइएगा। देखो बड़ी चीज तो मैंने बता दिया ना, 1 गुणा 17 में करोगे तुम, काफी टाइम लगता तुमको सॉल्व करने में, तो मैं बता दिया 1 गुणा 17 में होगा भाई 17 होगा। इंपॉर्टेंट बात नोट करके लिख लेना। लेकिन इसके आगे कहानी 17, 23, 29 इसका गुणा करके आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। समझ में आ रहा है? चलो मैं आप लोगों का नाम लेना भूल गया, बट नेक्स्ट क्लास में पक्का जितने बच्चे कमेंट किए रहेंगे नेक्स्ट क्लास में 100%। हाँ, तुम लोग कमेंट जब करते हो ना तो आईडी वगैरह का नाम आता है, आप लोगों का नाम वगैरह नहीं आता। तो सबसे पहले आप लोग ऐसा किया करो, हाय सर माय नेम इज फलाना, जो भी XYZ जो भी नाम है, वो जब नाम आ जाएगा तो नाम मैं ले सकता हूँ। अब बहुत बच्चे नाम तो कुछ बच्चों का आ जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का क्या रहता है? आईडी रहती है। कुछ लोग मम्मी के मोबाइल से यूज कर रहे हैं, कुछ लोग पापा से। अब मैं अगर यहाँ पर बोलूँ तुम्हारे पापा का नाम, मान लो तुम्हारे पापा का नाम सुरेश जी है, अब मैं कहूँ सुरेश बच्चा ने कमेंट किया है, तो अच्छा लगेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? इसीलिए मैं नाम नहीं लिया। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में अपना नाम लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास खुद का मोबाइल नहीं होगा, तो मम्मी के आईडी मोबाइल से देख रहे हैं, पापा के देख रहे हैं, भैया से देख रहे हैं। तो आप लोग अब क्या करिए, कमेंट आप लोगों को आ रहे हैं, बट अब आप कमेंट करने के लिए पहले अपना नाम फिर आपका कमेंट, उससे मैं नोट कर लूँगा कि हाँ बच्चा ये बच्चा है। ओके, चलो तो इसका कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब जो मेन बात है, जो समझने लायक बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, उस पर हम लोग आते हैं। ऐसा कौन सी बात बताने जा रहे हैं सर जो इतना ज़्यादा सस्पेंस बना के रखे हैं? बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन छोटी बात भी नहीं है। चलो देखें क्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं लिखो, अभाज्य संख्याओं का HCF
सदैव एक होता है, एक होता है। यह पॉइंट याद रखिएगा कि अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव एक होता है। कभी कोई संख्या अगर आपके सामने आ जाएगी और जिसको पता चल जाए कि यह अभाज्य संख्या है, उसका HCF निकालने के लिए बोला जाएगा, तुरंत आप लोग आंसर 1 कर दीजिएगा। ठीक है, देखो जैसे 17 है, 23 है, 29 है, तीनों के तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों के तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनका देखिए HCF कितना आया है बच्चा, 1 आया है। हमेशा कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको लगे कि ये अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, तीनों, हाँ ध्यान समझना, सभी अभाज्य होनी चाहिए, उनमें से कोई एक भाज्य हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ हो सकता है आगे पीछे, सभी अभाज्य होनी चाहिए, तब उसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एक चीज समझो, और जैसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, जब थोड़ा सा एग्जामिनर अगर पेपर बना रहा है और घर से लड़ाई झगड़ा करके आया रहता है तो गड़बड़ काम रहता है, अगर घर से फ्रेश माइंड से आया है तो वो आसान आसान क्वेश्चन बना देता है कि लो भाई बच्चे कर लें। जब वो लड़ाई झगड़ा करके आया रहता है, किससे लड़ाई झगड़ा, किससे करेगा, बीवी से करेगा अपने, तो जब बीवी से लड़ाई झगड़ा करके आता है तब गुस्सा आया रहता है और वो सारा गुस्सा जो होता है वो आप पे निकालना चाहता है क्वेश्चन पेपर पे, और वो खतरनाक खतरनाक फिर सोचता है क्या करूं, उसको उसके दिमाग में वही, आप लोग इमेजिन करो ना, जिस पे गुस्सा होती है, जैसे आप दीवार पे जब पंच मारते हो तो क्या करते हो, जिससे गुस्सा होती है उसी का चेहरा देख के मारते हो, मारने मत लगना टूट जाएगा हाथ, गधा कहीं का, समझ में आया। तो वैसे जब वो एग्जामिनर सेट करता है ना तो उसको वही अपनी बीवी का चेहरा दिखता है और वो सोचता है कि उसकी बीवी एग्जाम देगी, वो ना कर पाए क्वेश्चन, तो खतरनाक बनाता है। तो क्या खतरनाक बनाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कितना भी लड़ाई करके आए हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे आराम से। देखो क्या है समझिएगा, क्वेश्चन लेते हैं, स्लाइड चेंज करते हैं, ये स्लाइड नहीं, कलर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये बोल देता है यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका HCF बताइए, HCF बताइए। बात समझ में आ रही है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका HCF बताइए। बताते हैं HCF का है मेन पॉइंट। अब तुम लोग इसको देखते ही हाथ पैर में पसीना पसीना, बाप रे बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ गया है, ऐसा लगता है दुनिया में पहली बार ऐसा क्वेश्चन बना है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सर तो बताया कोई नंबर आता है तो उसका गुणनखंड करते हैं जब भी HCF निकालते हैं, अब यहाँ P आया है तो P का क्या गुणनखंड करेंगे, P किससे डिवाइड होगा, ये सब सोचने लगोगे आप लोग। जबकि मेन पॉइंट क्या है बच्चा, ये लाइन अभाज्य संख्या, इसका मतलब P अगर अभाज्य है और Q अगर अभाज्य है, दोनों अभाज्य है और अभाज्य का हमको HCF निकालना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप बोलो इसका आंसर 1 होगा। MCQ में क्वेश्चन ये बनते हैं, बहुत बार बने, तो आप लोग समझिएगा। मैंने यहां सिर्फ 2 नंबर लिया PQ, वो और भी ले सकता है, PQ XYZ कुछ भी ले ले, और इनका बोले कि इनका HCF निकालिए, तो जब भी इनका अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, ये अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गया। और एक और पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, उसको भी दिमाग में रख लो, अभाज्य संख्याओं का HCF तो 1 होता है। आपने सर तो बता दिया, LCM के बारे में कौन बताएगा, हम बताएंगे। देखो क्या, अगर अभाज्य संख्याएं, कहां लिखूं, जगह दिख नहीं रही यार, यहां लिख दे, क्या नोट कर लेना, यहां लिख देता हूं, कलर। आप लोग ये भी बताना हाँ कौन सा कलर अच्छा लगता है, उसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करेंगे। जो भी कलर आपको ज्यादा अच्छा लगता होगा, जो दिखाई अच्छा देता होगा, उसको बताइएगा हाँ सर इस कलर से बेहतर दिखाई देता है। मेरे ख्याल से तो सभी कलर बेहतर ही दिख रहे हैं, मेरे कलर की बात मत करना, ये बोर्ड के कलर की मजाक मत उड़ाया करो। चलो आगे देखते हैं क्या करें, हाँ पॉइंट लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, येलो कलर को। देखो अभाज्य अभाज्य संख्याओं के LCM के लिए सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा कर देते हैं, सभी अभाज्य संख्याओं का
गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। देखो, जब कभी भी अभाज्य संख्याओं का एलसीएम की बात करें तो कुछ ना करिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे जो भी संख्याएं अगर अभाज्य है उनका आपस में गुणा कर दो, आंसर हो जाएगा। देखो तुम्हारे सामने एग्जांपल है, 17, 23, 29 था, इसका तुमको क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। एलसीएम के लिए देखो क्या किए थे, 17, 23, 29 का एलसीएम निकाले थे। एलसीएम निकाले थे, क्या निकाले थे सर, आप तो डॉटेड डॉटेड कर दिए। हाँ, तो जो इसका आंसर आएगा वो मेन पॉइंट ये है कि उन्हीं संख्याओं का गुणा कर दिए हैं। बस आपके दिमाग में होगा सर ये एक का है, अब मैं भाई साहब एक का किसी भी संख्या में गुणा करोगे वही नंबर आएगा ना, बस इतना समझो। तो सर लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि अगर P और Q है, इसका अगर एलसीएम निकालना है तो कितना आएगा, आप खुद बताओ, आप खुद बताओ। P और Q का अगर एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, एलसीएम कैसे निकलेगा, दोनों को गुणा करना है। कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करो। चलो इसका एलसीएम क्या आएगा, लिख के सॉल्व करना है। एलसीएम इक्वल ऐसे लिखना, एलसीएम बराबर जो इसका एलसीएम आएगा वो लिखना है। समझ में आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग करिए और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कॉपी करो फिर, कॉपी का मतलब का स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो बच्चा, हो गया, आगे चलते हैं। 17, 23, 29 हो गया, बस दो ही था क्या यार, चलो दो ही रहा होगा। अब ये एक क्वेश्चन आपके सामने और आ गया है। एचसीएफ 306 और 697 बराबर 9 दिया गया है और एलसीएम इसका निकालना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। जितना आप इसमें इंपॉर्टेंट कह सकते हो इंपॉर्टेंट कह देना। क्यों, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में मैं अभी बता रहा हूं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लेवल के नहीं आते। नॉर्मल लेवल से लेकर एक आध क्वेश्चन टफ हो सकता है, बट मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके नॉर्मल लेवल के ही होते हैं। तो आपको मैं टफ लेवल भी बताऊंगा, बट बच्चा एनसीईआरटी को फोकस करना। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एनसीईआरटी को जितना ज़्यादा फोकस कर सके तो ये उतना ज़्यादा। अभी तो मैं एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ, अभी टाइम हमारे पास एग्जाम में के लिए बहुत है। एग्जाम से पहले मैं इसके सारे एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करा दूंगा एनसीईआरटी के। तो आपको अब कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है कि सर ये है वो है, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ते जाओ, काफी है। समझ में आ रहा है? चलो इसको देखते हैं। ये दिया गया एचसीएफ बराबर 306 और 697 बराबर 9 दिया गया है। मतलब ये दो संख्या है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 है। दो संख्या है, इनका एचसीएफ 9। ओके, समझ में आ गया हमारे दिमाग में। तो इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है, इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा बच्चा, तो इसमें जो दिया रहेगा उसको लिख लेते हैं। तो इसमें जो दिया है उसको करते हैं। यहां पे ऐसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन यहां पे लिखना है, दिया है, दिया है, क्या दिया है, पहली संख्या बराबर 306, ये पहली संख्या होगी। ठीक है, और साथ में दिया है हमारे सामने भैया दूसरी संख्या कितना है, 657, 57। ओके, ये दो संख्या दिया है। जब ऐसे करके देता है ना, ये इसका क्या मतलब है, बहुत सारे बच्चे इसका नहीं मतलब समझ पा रहे हैं कि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो कितना है, 9 है। ये स्टेटमेंट है कि 306 और 657 कितना है, एचसीएफ 9 है। तो आपसे यही पूछा है एलसीएम ये, इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमारे पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, और क्या दिया है, एचसीएफ दिया है। तो 306,657 का एचसीएफ बराबर ये 9 दिया है। तो निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो यहां मान लीजिए, माना एलसीएम बराबर x। आपने मान लिया कि माना एलसीएम बराबर x है, एलसीएम बराबर x है। तो यहां पर देखिए x निकालना है आपको। ठीक है, निकालते हैं। फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था। तो इस फॉर्मूले को यहां पर लिखते हैं, पहली संख्या
गुणे बच्चा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ सब में वैल्यू रखिए। पहली संख्या कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे सर पहली संख्या 306 है, 306। दूसरी संख्या 657 बराबर एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम दिया गया है हमारा x, हमने माना है। एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ तो कितना दिया है, कितना दिया भाई, ये लिखे है ना 9। अब आपको x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालना है तो आप ये समझिएगा जब किसी की वैल्यू निकालते हैं उसको अकेला कर देते हैं। किसी की भी वैल्यू निकालना है, वैल्यू मतलब कितना आपके अंदर पोटेंशियल है, जब किसी चीज की वैल्यू निकालते हैं तो उसको अकेला करते हैं। अकेला करने का मतलब यह है कि जैसे यहां पर x है, x की वैल्यू निकालना है तो x को अकेला कर दो, मतलब इसके साथ जो भी नंबर है उसको हटा दो, इसके साथ जो भी नंबर है उसको क्या कर देंगे, हम गायब कर देंगे। यहां से छुप काली गायब हो जा, तो गायब कैसे होगा, ऑटोमेटिक गायब नहीं होगा, जादू नहीं दिखा रहा हूं। तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 306 गुणे 657 और अपॉन में आ जाएगा बच्चा 9 बराबर ये हो जाएगा x। 306 गुणे 657 अपॉन x, सॉरी 9। अब कैंसिल आउट करेंगे तभी x का मान निकलेगा, तो 9 से इसको काट दो, कितनी बार में जाएगा, 9 से इसको काटेंगे 9 त्रिक 27, 3 बार में। अब 3 बच जाएगा, 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, ये हो जाएगा 4 बार में। अब ये आ गया 34 गुणे 657। अब इनका गुणा करिए, x का मान आ जाएगा। चलिए इधर गुणा कर लेते हैं हम लोग, 657 गुणे में मल्टीप्लाई बाई 4 करिए, 7 चौक 28, 2 कैरी, 4 पंचे 20 और 2 22, 22 का 2 कैरी, 6 चौका 24, 24 और 2 26। ठीक है, 3 का गुणा 7 में करिए, 7 त्रिक 21, 21 का 1, 2 कैरी, 5 3 15, 15 और 2 17, 17 का 7, 1 कैरी, 3 6 त्रिक 18, 18 और 1 19। इसको क्या करेंगे, जोड़ दीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा भाई साहब 8, 2 और 1 3, 7 6 13 3, 1 कैरी होगा, 10 2 12 और ये 1, यही होगा ना। तो यहां जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपका आ गया है 12,338, 12,338 बराबर x का मान, ये आ गया है 12,338 x का मान। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई फिर से आप लोग चेक कर लीजिएगा, 7 चौक 28, 28 का 8, 2 कैरी, 4 पंचे 20, 20 और 2 22 का 2, 2 कैरी, 6 चौको 24, 24 और 2 26। ठीक है, ये 7 त्रिक 21, 1 2 कैरी, 5 3 15 और 2 17, 17 का 7, 1 कैरी, 6 त्रिक 18, 18 और 1 19, 19 का 19, 8 2 1 3, 7 6 13 3 आते 1, 10 2 12। ठीक है, तो ये हो गया है भाई साहब इस क्वेश्चन का एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। क्या निकालना, एलसीएम निकालना था ना, एलसीएम निकल गया, समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद सिर्फ यहीं तक आप लोग क्वेश्चन छोड़ देते हो, ये गड़बड़ करते हो। आपने निकाल दिया x का मान 12,338, आपको लगता है अब काम हमारा कंप्लीट हो गया। नहीं, जब भी आप लोग सॉल्व करिए लास्ट में उसको एक लाइन के तरीके मतलब वर्ड फॉर्म में जरूर लिख दीजिए। कैसे वर्ड फॉर्म में, ऐसे देखिए हमने निकाला x बराबर ये क्या आया है, एलसीएम आया है, और पूछा एलसीएम था, तो आप ऐसे एग्जाम में लिखे लास्ट लाइन, ये लास्ट लाइन इधर जगह नहीं थी, यहां लिखता हूं, यहां लिखना अतः जैसे ये फॉर्म में दिया, अतः एलसीएम 306, 657 बराबर, जो अब आंसर आया कितना आया है 12,338, ये हो जाएगा आपका आंसर। हर क्वेश्चन में आप ऐसे लिख देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चे ने कुछ अलग किया। यहां तक देखो बच्चा सब किए हैं, सब करते हैं, हर बच्चा करेगा, ये थोड़ा सा आपको और बच्चों से थोड़ा सा अलग करेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तब तक पानी पीता हूं।
हटा दीजिए इसको। चलो देख रहे हो कितने सुंदर से लग रहे हैं हम। ये हो गया। अब आया है एक और धमाकेदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसके कॉन्सेप्ट को पहले, फिर हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे। देखो क्या दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। 0 पे समाप्त हो सकता है, क्या 0 पे समाप्त होगा? देखो कुछ संख्याएं लेता हूं, ऐसी संख्या लूंगा जो 0 पे समाप्त हुई होंगी। देखो जैसे हम यहां पर पहली संख्या लेते हैं, अब सही है, हम पहली संख्या लेते हैं यहां पर बच्चा, ऐसी कोई भी संख्या ले सकते हो जिसके लास्ट में 0 होता है, कोई भी आप संख्या ले लो जिसके लास्ट में 0 होता है। आपने लिया, हम सबसे छोटी संख्या लेंगे 10, यही वो संख्या जिसके लास्ट में 0 होता है। हम ले सकते हैं 20, इसके भी लास्ट में 0 होता है। हम ले सकते हैं 30, इसके भी लास्ट में 0 होता है। हम ले सकते हैं 100, इसके भी लास्ट में 0 होता है, कर लेते हैं। हम ले सकते हैं 200, इसके भी लास्ट में 0 होता है, बिल्कुल होता है। ऐसे आप बहुत सारी 50, 55, सॉरी, बस ऐसी संख्या लेना है जिसके लास्ट में 0 होता है। 1 लाख भी ले सकते हो, 1 करोड़ भी ले सकते हो, ले लो, डजेंट मैटर। देखो करना क्या है, ये जैसे बच्चा आपके सामने दिया है 10, तो 10 का गुणनखंड पहले करो, जो मैं समझा रहा हूं बस वैसे समझते चलो। हमने क्या दिया, ऐसी संख्या लिया जिनके लास्ट में 0 आता है, ले लिया, चेक करते हैं क्या इनकी क्वालिटी होती है, 0 कैसे बनता है। तो 10 जब हमने लिया तो 10 का गुणनखंड किया तो आया है 2 गुणे 5, 10 का गुणनखंड किया तो आया 2 गुणे 5। 20 है, 20 का गुणनखंड करेंगे तो यह आएगा 2 दूनी 4 पंचे 20। 3 का गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यही होगा। 100 का अगर फैक्टर करेंगे बच्चा तो 100 के फैक्टर में क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यही आएगा। 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100, ठीक है। 200 को गुणनखंड करिए तो यह आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 45 पंचे 200, ओके। अब आप सोच रहे होगे कि क्या गुणनखंड करते हुए सर चले जा रहे हैं। अब देखो इसके क्यों मैं कर रहा था, समझो। 10 के गुणनखंड को अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऐसा संख्या लेते हैं जिसके लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। 15 ले लिया, गुणनखंड कर लो इसका भी, तो इसका गुणनखंड आएगा 3 गुणे 5। 21 ले लीजिए, कोई ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 0 नहीं आता हो, तो 3 गुणे 7, ओके। अब मैं जो समझा रहा हूं उस चीज को समझिए। 10 का गुणनखंड देखो, आपको कौन सी संख्या दिखेगी, 2 और 5 दिखेगा। 20 को आप देखिए क्या दिख रहा है, 2 है और 5 है। 30 का देखिए क्या दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, ठीक है। 100 को देखिए 2 और 5 है, 200 को देखिए 2 और 5 है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जिन जिन संख्याओं के लास्ट में 0 आ रहा है, जब हम उसका गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 और 5 तो जरूर आ रहा है। जिन जिन संख्याओं के लास्ट में 0 आ रहा है, जब हम उनका गुणनखंड कर रहे हैं तो उनके गुणनखंड में 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। इनके अलावा भी कोई संख्या आ सकती है, इनके 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या आ सकती है, लेकिन 2 और 5 तो जरूर आ रहे हैं। देख लो भाई साहब, आप 10 की बात करेंगे तब भी 2 और 5 आया है, 20 की बात करेंगे 2 भी तो 2 और 5 आया है, 30 की बात करेंगे देखो 3 आया है, लेकिन 2 और 5 भी तो आए हैं। इसका मतलब यह हो रहा है बच्चा कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है, तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो उसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएगा। क्योंकि आप ये बात दिमाग में रखिएगा कि जो 0 जो बनता है ना, वो 2 और 5 के पेयर से ही बनता है। 2 5 से गुणा करेंगे तभी 10 होगा, और 10 का मतलब होगा 0 आएगा।
अगर कोई भी संख्या आपके सामने दी है, उस संख्या मैं अगर पूछूं आपसे कि आप ये बताइए 8 है, या मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको हटाओ, मैं लिख देता हूं 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप ये बताओ इस संख्या को, इस संख्या के लास्ट में क्या 0 आएगा? आप सोचेंगे और इसको मजेदार करते हैं, 13 गुणा 19 कर देता हूं। अब आया ना मजा? 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 19, बताओ क्या इसके लास्ट में 0 आएगा? आप कहेंगे सर वो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके ही बताएंगे। अरे गधा कहीं का, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो बताया उस चीज को ध्यान रखो। इसके गुणनखंड में ये देखो 2 और 5 आया है कि नहीं। अगर 2 और 5 आया होगा तो 0 आएगा, और 2 और 5 नहीं आया होगा तो 0 नहीं आएगा किसी भी केस में। चलो देखो, आप कहेंगे सर 2 2 तो मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अरे रुको रुको रुको, 2 मिला है, 5 तो ढूंढो, क्योंकि 2 और 5 दोनों मिलेगा तभी 0 बनेगा। तो आप कहेंगे 2 तो मिला है, 5 5 5 5 5 ना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ इन सारी संख्याओं का अगर आप गुणा कर देंगे तो कोई ना कोई संख्या तो मिलेगी, कोई ना कोई संख्या तो मिलेगी ही मिलेगी, बट उसके लास्ट में क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। ठीक है, सारी कुछ ना कुछ होगा लेकिन उसके लास्ट में 0 नहीं होगा। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसका क्या मतलब होता है बच्चा? इसका मतलब यह है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो उसमें 2 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा। अगर 2 है 5 नहीं है तब भी 0 नहीं बनेगा, और अगर 5 है 2 नहीं है तब भी 0 नहीं बनेगा। इसका मतलब यहां पर ध्यान से इधर देखो, इसको मैं हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसकी जरूरत तो ऐसे हमको है नहीं, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ये देखो, बस समझाने के लिए था, क्योंकि हमको जगह की जरूरत भी पड़ेगी। इस बॉक्स में देखो, अरे शिट, चलो इस बॉक्स को देखो, 0 कब बनेगा? जब 2 रहेगा। कितनी देखो, 2 देखो यहां पे 2 ज्यादा बार है, 2 कितनी भी बार हो सकता है, तो इसको बोलते हैं 2 की पावर m मल्टीप्लाई, यहां पे लिखेंगे 5। 5 भी कितनी बार हो सकता है? देखो 5 यहां कितनी बार है? 2 बार है, 5 की पावर n। तो ये जो m और n है ना बच्चा, ये जो m और n है यही हमारे क्या होते हैं? ये घात होती है। m और n क्या क्या दिखाता है? घात दिखाता है। इसका मतलब यह है कि अगर 2 है और 5 है तब तो 0 बनेगा, 2 और 5 दोनों है तभी 0 बनेगा। इसका मतलब अगर ऐसे हो जाता है कि सर 2 है, 2 तो है लेकिन और कोई संख्या नहीं है, तब 0 नहीं बन सकता है। अगर 5 भी है 2 नहीं है तब भी 0 नहीं बनेगा, लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो 0 आने की कंडीशन क्या है कि 2 उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब दूसरा समझो, जैसे यहां पे देखो, इसके लास्ट में देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, ये कैसे है? देखो कैसे है। जब 1 0 आएगा तो उस गुणनखंड में 2 और 5 का युग्म, युग्म मतलब होता है पेयर, पेयर मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब जैसे हस्बैंड और वाइफ का जोड़ा। आप जो स्लीपर पहने वो भी जोड़े में रहता है, युग्म में रहता है। उस देखो चप्पल है, स्लीपर है आपका, एक अगर गायब हो जाएगा तो दूसरे का मतलब रहेगा? नहीं रह जाएगा। मंडप सजा हुआ है, मंडप सजा हुआ है, अब वहां हस्बैंड है वाइफ गायब, मतलब रहेगा? बोलो ना, समझ में आ रहा है? तो वही दोनों चीज का होना जरूरी है। वैसे ही 0 बनने के लिए बच्चा 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। अगर एक है एक नहीं है तो कोई मतलब की बात नहीं है। समझ में आया? तो देखो जब 1 0 आ रहा है ना तो 2 और 5 का एक जोड़ा बनना है। देखो 2 और 5 का एक जोड़ा बना है कि नहीं बना है? जब 1 0 आया है तो देखो 2 और 5 का एक ही जोड़ा बना है। जब 1 0 आया है तो देखो 2 और 5 ये दोनों का एक ही जोड़ा बना है। लेकिन जैसे ही देखो 2 0 आ गया है तो देखो 2 और 5 का दो जोड़ा बन गया है, एक जोड़ा इसके साथ और एक जोड़ा इसके साथ। देखो देखो यहां भी 2 0 आया है तो 2 और 5 का देखो पेयर बन गया, देखो ऐसे जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब किसी भी संख्या के गुणनखंड में जितनी बार 2 और जितनी बार 5 का जोड़ा बन जाए, जोड़ा ये नहीं कि सर यहां 2 तो 3 बार है, 3 बार 2 तो है लेकिन 5 तो 2 ही बार है ना,
तो जोड़ा कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। इसका मतलब लास्ट में कितने शून्य आएंगे? 2 बार शून्य आएंगे। बात समझ में आया कि नहीं है? अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन क्या बोला है, इसको छोड़ दो यार, तुम लोग गड़बड़ा जाता है कहा ना। इसको मैं 6, देखो यहां पे लिखा क्या है, 6 पावर n। क्या लिखा है? 6 पावर n। n को हटा दो, भूल जाओ, n है ही नहीं, मानो कि n नहीं है, समझो n है ही नहीं। आपके सामने एक नंबर लिखा है विच इज 6। अब आपसे यह पूछा गया है कि बताओ इसके गुणन, इसके लास्ट में 0 आएगा, तो आप कहेंगे सर इसके लास्ट में 0 कैसे आएगा, क्योंकि ये तो 6 लिखा है। बात समझ पा रहे हो? तो यही बोला कि अगर इसके घात लगा दिया जाए, घात का मतलब जैसे देखो 6 के पावर मैं 3 कर देता हूं, तो 6 के पावर 3 यहां मैं जब करूंगा, इसको नीचे ही देख लो सही से, इसको देखो नीचे, देखिए जैसे 6 पावर n है ना, n है, और n कैसी संख्या बोला है? प्राकृतिक संख्या बोला है। n कैसी संख्या बोला है? प्राकृतिक संख्या। तो ये बताओ, मैं करता हूं 6 की घात 1 करता हूं, तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिनकी शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाती है। मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो अगर n की जगह पे 1 रख के चेक करो तो इसका आंसर कितना आएगा? 6 आ रहा है। अब n की जगह पे 2 रख के चेक करो तो ये आएगा 6 गुणे 6, मतलब 36 आ जाएगा। फिर 6 गुणे 3 रख के देखो तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 216। ध्यान से देख रहे हो, n की जगह पे कोई मान रखने पर 1 2 3 4 रखते जाएंगे, कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बच्चा? मेन रीजन ये घात नहीं है, कुछ भी घात रख दो, 10 रख दो, 20 रख दो, 30 रख दो, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट तो ये है ना कि ये जो संख्या होना चाहिए इसके गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। जबकि 6 का जब गुणनखंड कर रहे हो तो इसकी घात क्या आ रहा है? इसका गुणनखंड 2 तो आ रहा है बट 3 गायब है, सॉरी 2 तो आ रहा है बट 5 गायब है। तो अगर 5 नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका कुछ भी घात रख देने पर कभी भी ये 0 नहीं प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी चीज समझ गए होंगे आप लोग। अब इसी चीज को लिखना है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो यहां पर लिखिए, इसको लिख सकते हैं आप ऐसे कुछ इस प्रकार से, नहीं 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि रीजन दीजिए, क्योंकि 6 टू द पावर n का गुणनखंड करने पर, 6 टू द पावर n का गुणनखंड करने पर हमें 2 इंटू 3 के पावर n, 6 का गुणनखंड करोगे, देखो 6n का जब गुणनखंड करोगे तो यही तो आएगा 2 गुणे 3, और घात n लगी है, n लगा दो। तो 6 पावर n का गुणनखंड करने पर हमें 2 इंटू 3 टू द पावर n प्राप्त होता है, जिससे शून्य का निर्माण नहीं होगा, जिससे शून्य का निर्माण नहीं होगा। अब इसके आगे की कहानी आप उधर देखिएगा, इसी के आगे कंटिन्यू करना है। अब हम बताएंगे ये कि शून्य का निर्माण कहां होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 इंटू 5, देखो ये इसको ध्यान से देखना, हटाते हैं सही हिसाब से लिखते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि 2 × 5 के युग्म से शून्य का निर्माण होता है, शून्य का निर्माण होता है। बात समझ में आ गया बच्चा? देख लो, एक बार पढ़ लो, बात आप लोगों को समझ में आ गई? देखो, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऐसे ही एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। ये आप ऊपर एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं आप लोग, ये एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, ये सब इधर का, ये सारे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। जिसको मैं ऐसे हाईलाइट कर दे रहा हूं, किस कलर से करूं, रेड वाले से कर देता हूं। देखो, ये सब सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ये जितना पार्ट मैंने यहां तक बात किया है, जिसको मैंने रेड जोन में डाल दिया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। इसको आप एग्जाम में मेंशन मत करिएगा। बाकी यहां से लेकर जो मैंने यहां पर पूरी चीजें लिखा है, आप अगर इस क्वेश्चन जब आता है तो ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, एक भी पॉइंट नहीं कटेगा। बात समझ में आ गया? तो ये चीज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखो, ये लगे हाथ एक चीज और समझ लो। तो इसका मतलब कोई भी संख्या अगर पूछा जाए, जैसे अब ये बताओ, मैंने कहा कि 8 के पावर n क्या 0 पे समाप्त होगा? तो आप कुछ मत देखो, n वगैरह मत देखो, इस नंबर को देखो जिसकी घात लगी है। 8 के गुणनखंड में 2 और 5 अगर आ जाएगा तो 0 पे समाप्त होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा, बात खत्म होगी। जैसे ये बोला, तो बताओ 8 की पावर n पर 0 पे समाप्त होगा? ये भी एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 8 की पावर n क्या 0 पे समाप्त होगा? बताना हाँ या ना। तो लिख के बताना, 8 के पावर n अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा, ऐसे ही इसका आंसर देना, 0 पे समाप्त होता है कि नहीं होता। एक ये वाला, एक ये क्वेश्चन आप बताइएगा, और एक क्वेश्चन ये बताइए 10 की पावर n। समझ में आ रहा है? तो ये डिपेंड करता है, इनका गुणनखंड करो। अगर 8 के गुणनखंड में 2 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, तब तो 0 पे होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। जैसे ये 10 दिया है, 10 के गुणनखंड में 2 भी आ जाए, 5 भी आ जाए तो होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। समझ में आ गया? तो बच्चा, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। देख लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। समझ में आ गया? तो आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं। इसके आगे जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, और जो मैंने आज समझाया आप लोगों को कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। कोचिंग का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोग जुड़ जाइए। सारी जो पीडीएफ वगैरह जो यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ, हैंड रिटन जो ये है, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी, हर चीज़ मोबाइल पे ही मत करिएगा, अपनी कॉपी में आप नोट भी कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो बच्चे इलाहाबाद में अगर है, तो आपके सुंदरम टावर रामबाग में कोचिंग है, जिसका बैच स्टार्ट हो चुका है क्लास 10th का, तो आप यहाँ आकर भी क्लास कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे कुछ इंक्वायरी वगैरह लेना हो, एड्रेस वगैरह का, तो आप एक नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, 9648100044, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके एड्रेस वगैरह बताया जा सकता है, बता देंगे वो सर, तो आप लोग यहाँ से आ सकते हैं। और कोई जो भी क्वेश्चन रहा करे पूछ लिया करिए आप लोग, ठीक है। जो भी क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए, हर चीज़ का आपको जवाब मिल जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं बच्चा, ठीक है। थैंक यू।